मोटिवेशनल लेक्चर सीरीज के तहत बात करेंगे हाउ टू मेक ए स्ट्रेटजी टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स। हम एग्जाम्स की प्लानिंग कैसे करें, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता पाने के लिए हमें किस तरह से हमारी तैयारी को प्लान करना है। क्योंकि जैसे हम किसी एग्जाम के प्रति सीरियसली यदि तैयारी करना है तो हमें स्ट्रेटजी की अत्यंत आवश्यकता है। कहते हैं ना कि सफल पुरुष कोई अलग काम नहीं करते हैं, लेकिन काम करने का उनका तरीका अलग होता है। तो आज हम वो तरीका, वो स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो किसी एग्जाम में सफल होने के लिए जरूरी है। तो आइए बिना समय गवाते हुए बात करते हैं। सबसे पहले आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका टारगेट फिक्स करें कि आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। वो एग्जाम कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका एनुअल एग्जाम्स हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकता है, यानी किसी भी तरह के परीक्षा की तैयारी के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना है। और ये जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है ये हर एक एग्जाम के लिए लागू है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फिक्स योर एम, यानी आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को आप टारगेट करें। जैसे हमने मान लिया बीपीएससी है, यूपीएससी है, नीट है, जेई है, कोई भी एग्जाम हो सकता है। जो भी आपने तैयारी करने का सोचा होगा वो एग्जाम। सेकेंड नंबर आता है गेट द सिलेबस, टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन बैंक एंड प्रैक्टिस। ये सबसे पहले आपने तय कर लिया कि मुझे क्या तैयारी करनी है, उसके हिसाब से आपने उस एग्जाम का सिलेबस देखना है कि आखिर कौन कौन सा सिलेबस कवर करना है, हमें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है उस एग्जाम के लिए। क्योंकि सिलेबस एक मतलब ब्रॉड होता है, आपको सिलेबस देखने से आइडिया मिलेगा कि आखिर कौन कौन सा हमको टॉपिक कवर करना है, किस बारे में पढ़ाई करनी है। दूसरा है टेक्स्ट बुक। अब जब आपने सिलेबस देख लिया तो सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक इम्पॉर्टेंट है। वैसे मेरे हिसाब से जो लोग पूछते हैं कि सर कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ें, तो इसके लिए वो टेक्स्ट बुक जिससे आपके एग्जाम के सवाल आएंगे वो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक जो है वो आपका उसी से सवाल आने हैं। दूसरा है क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है आपको बताएगा कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। उसके बाद है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने जब तक टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा फिर प्रैक्टिस किया तो जो आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिस सेट में आपको रिकॉल होगा, रिमाइंड होगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, कहीं अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। अभी आप बात करेंगे अलग से इसमें। फॉलो, थर्ड में हमारा है फॉलो द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। ये बहुत ज़रूरी है आपके स्टडी के लिए क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि किस तरह के सवाल आते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को प्लान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो आपको एक इशारा देगा। उस पैटर्न को देख के आपको लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना इम्पोर्टेंस देना है। वैसे तो इम्पोर्टेंस हर एक टॉपिक का है, लेकिन फिर भी जो आपको पैटर्न है क्वेश्चन का वो आपको बताता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इसको फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि किस पैटर्न से प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछे गए हैं, हमें उसी पैटर्न पे अपनी स्टडी को प्लान करना है, वैसे ही स्टडी करनी है। चौथा है डोंट स्टडी टू मेनी बुक्स ऑफ ए सिंगल सब्जेक्ट। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी किताब एक सब्जेक्ट के पढ़ने से अच्छा है एक किताब बहुत बार पढ़ा जाए। स्टडी ए सिंगल बुक मेनी टाइम्स। आपको मैंने बताया सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, क्योंकि आप जब बहुत सारे बुक्स कभी इसको पढ़ेंगे कभी उसको पढ़ेंगे तो पूरा जंबल हो जाएगा। आप किसी भी बुक को सही तरीके से ख़त्म नहीं कर पाएंगे, किसी भी बुक का जो है
वो टॉपिक वाइज स्टडी आप नहीं कर पाएंगे, उसमें आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी स्टडी भी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो टेक्स्ट बुक, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक मैं तभी बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने सवाल यही पूछते हैं कि कौन सा बुक, तो बुक में मैंने बताया एनसीईआरटी या कोई उसी के का रेफरेंस बुक, यदि आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होती है तो डोंट स्टडी टू मेनी बुक्स ऑफ ए सिंगल सब्जेक्ट, इंस्टीड गो फॉर ए सिंगल बुक मेनी टाइम्स। 5th नंबर पे है टारगेट ओरिएंटेड स्टडी ऑफ सब्जेक्ट विथ प्रायोरिटी। विथ प्रायोरिटी शब्द मैंने जोड़ा है यहाँ पे। टारगेट ओरिएंटेड क्या स्टडी है, जैसे आपने आज प्लानिंग बनाई कि हमने कल तक ये टॉपिक खत्म कर देना है, या हमने 20 पेज इस बुक के खत्म करने हैं, मतलब कोई भी टारगेट बनाना है और उसको अचीव करना है। ये नहीं कि टारगेट तो बना लिया, रूटीन बना लिया, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं, आपने टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी है, तभी आपका एक दिए गए समय में आपके प्लानिंग के अनुसार जो है वो बुक खत्म हो पाएगी, उसके सारे टॉपिक को आप कवर कर पाएंगे। और प्रायोरिटी शब्द किस लिए मैंने जुड़ा, प्रायोरिटी इसीलिए कि आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पैटर्न आपने फॉलो किया है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप जो है अच्छा नहीं कर रहे हो, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको पूरी तरह से अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट कम है। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कम है उसमें और इंटरेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, उसको और अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है, उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 6ठा है गो फॉर प्रैक्टिस सेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेक्स्ट। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। आप जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं बनाओगे तब तक कितना आपने सब्जेक्ट मैटर को ग्रास्प किया है, क्या दोबारा लौट के उस टॉपिक पे जाना है, कौन सा सवाल है जो आपसे छूट जा रहा है, कौन सा सवाल में आप कंफ्यूज्ड हो जा रहे हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट की बहुत ज़रूरत है। और प्रैक्टिस से आपको एग्ज़ाम का रिहर्सल है, आपको वो याद दिलाएगा कि एक दिए गए समय में हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने नेगेटिव कर पा रहे हैं, कितना पॉजिटिव कर पा रहे हैं, ये है। 7th नंबर पे है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट वाइल सॉल्विंग प्रैक्टिस है। अब आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आता बहुत कुछ है लेकिन सवाल छूट जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में इसलिए सवाल छूट जाते हैं क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। आपको जो स्टॉप वॉच है उसका इस्तेमाल करें और टाइम दिए गए समय के अंदर कोशिश करें कि हम उसको सॉल्व कर लें सारे सवाल को। तो ये टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस से ये बहुत ज़रूरी है। 8वें नंबर पे है पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन। ये ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब तक लोगों के बीच में जाके डिस्कशन नहीं करेंगे तो उसमें आपका अपने आप को पता नहीं चलेगा कि हम बाकियों से हमारी स्टडी कैसी है। अब एक होता है आत्ममुग्ध होना, एक शब्द है आत्ममुग्ध होना, मतलब कि एक दिन पढ़ लिया 2 टॉपिक, आज तो मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, हम तो अब उखाड़ ही देंगे एग्जाम को। तो ये आत्ममुग्धता है, उससे बचना है, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। अपने जो सिमिलर जो एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उनके साथ ग्रुप बनानी है, अच्छे स्टूडेंट्स के। ऐसे नहीं कि ग्रुप डिस्कशन में गए और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कहानियाँ कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो वो फिर फुटाइल है, वो किसी काम का नहीं है, बेकार है वो ग्रुप डिस्कशन। आपने सिंसियर स्टूडेंट्स जिनको कि आप ही की तरह जिनमें आग है, मतलब आप ही की तरह जिनमें एनर्जी है, जो कुछ करना चाहते हैं, वैसे लोगों का ग्रुप बनाना है और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। फॉलो द कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। ये तो आई थिंक मैंने लिखा है 9th नंबर पे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 दिन पढ़ते हैं उसके बाद बस सोते रहते हैं। एक दिन पढ़ लिया 2 बजे रात तक और दिन भर सो गए कि भाई सिर दर्द कर रहा है, ऐसा काम नहीं करना है। आपने अपने हिसाब से, आपको अर्ली मॉर्निंग में जाग के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेट नाइट तक पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस तरह से प्लानिंग करनी है और डेली का रूटीन बनाना है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि 21 दिनों तक जब किसी काम को आप करते हैं वो आपके आदत में शुमार हो जाता है। तो
मेरा ये मानना है कि 4 दिन जो है बिल्कुल ऐसा पढ़ना कि अब 4 दिन के बाद कोई दिन ही नहीं है और 5वें दिन के बाद गायब, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आप एक टाइम टेबल बनाएं, रूटीन बनाएं, उसको फॉलो करें। या मेरा तो मानना है कि सारा टाइम जो है पढ़ने का है, बीच बीच में आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। और टारगेट ओरिएंटेड, मतलब कि जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, आपने टारगेट कुछ भी फिक्स किया हो, चाहे वो चैप्टर हो, चाहे वो पेजेस हो, एक फिक्स्ड पेज मुझे पढ़ना है, तभी खाना खाना है, तभी पानी पीना है, तभी ब्रश करना है, इस टाइप का जो टारगेट है वो सेट करना है। जिसमें मैंने पिछले बार भी बोला था कि जिद का पॉजिटिव इस्तेमाल, आपने अपने आप को इस कदर जिद पे रखना है कि हमने इतना करना है तभी, और टाइम फ्रेम में कवर करना है। उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट, ये 10th नंबर का है। ये सारा काम करने के बाद मैंने बोला है कि रात में सोने से पहले 5 मिनट का टाइम देना है। उसमें अपने आप को इवेल्युएट करना है, असेस करना है कि हाँ, आज मैंने जो टारगेट बनाया था वो कितना पूरा हुआ, हमने कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ किया है, उसको कैसे सुधारना है, क्या हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन को अपने प्लानिंग के अनुसार जा रहे हैं या हम वैसा नहीं कर रहे हैं, क्या आज हमने स्टडी में कंटिन्यूटी रखी या नहीं रखी, कौन सा सब्जेक्ट हमारा है जिस पे प्रैक्टिस सेट में हमने बनाया तो दिक्कत आई। तो इस तरह से सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ असेसमेंट रात में सोने से पहले 5 मिनट का टाइम देना जरूरी है। और उसी 5 मिनट में अगले दिन के लिए हमारी प्लानिंग बनानी है, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा प्रैक्टिस सेट और कितना सिलेबस हमने कवर किया, ये 5 मिनट का टाइम देना है। फिर अर्ली मॉर्निंग जाग करके फिर जो प्लानिंग को लागू करना है, एग्जीक्यूट करना है। और अगले दिन फिर से शाम में, रात में सोने से पहले सेल्फ असेसमेंट करना है कि हम कितना करीब जा रहे हैं एग्जाम प्रिपरेशन के। ये सेल्फ असेसमेंट जो है बहुत ही जरूरी है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। तो ये स्ट्रेटजी आप सही तरीके से किसी एग्जाम के लिए फॉलो करते हैं तो निश्चित जानिए आप सफलता के करीब जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज हम लोग मोटिवेशनल लेक्चर सीरीज के तहत बात करेंगे हाउ टू मेक ए स्ट्रेटजी टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स। हम एग्जाम्स की प्लानिंग कैसे करें, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता पाने के लिए हमें किस तरह से हमारी तैयारी को प्लान करना है। क्योंकि जैसे हम किसी एग्जाम के प्रति सीरियसली यदि तैयारी करना है तो हमें स्ट्रेटजी की अत्यंत आवश्यकता है। कहते हैं ना कि सफल पुरुष कोई अलग काम नहीं करते हैं, लेकिन काम करने का उनका तरीका अलग होता है। तो आज हम वो तरीका, वो स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो किसी एग्जाम में सफल होने के लिए जरूरी है। तो आइए बिना समय का बातों पे बात करते हैं। सबसे पहले आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका टारगेट फिक्स करें कि आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। वो एग्जाम कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका एनुअल एग्जाम्स हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकता है, यानी किसी भी तरह के परीक्षा की तैयारी के लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना है। और ये जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है ये हर एक एग्जाम के लिए लागू है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फिक्स योर एम, यानी आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को आप टारगेट करें। जैसे हमने मान लिया बीपीएससी है, यूपीएससी है, नीट है, जेई है, कोई भी एग्जाम हो सकता है, जो भी आपने तैयारी करने का सोचा होगा वो एग्जाम। सेकंड नंबर आता है गेट द सिलेबस, टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन बैंक एंड प्रैक्टिस। ये सबसे पहले आपने तय कर लिया कि मुझे क्या तैयारी करनी है, उसके हिसाब से आपने उस एग्जाम का सिलेबस देखना है कि आखिर कौन कौन सा सिलेबस कवर करना है, हमें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है उस एग्जाम के लिए। क्योंकि सिलेबस एक मतलब ब्रॉड होता है,
आपको सिलेबस देखने से आइडिया मिलेगा कि आखिर कौन कौन सा हमको टॉपिक कवर करना है, किस बारे में पढ़ाई करनी है। दूसरा है टेक्स्ट बुक। अब जब आपने सिलेबस देख लिया तो सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक इम्पॉर्टेंट है। वैसे मेरे हिसाब से जो लोग पूछते हैं कि सर कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ें, तो इसके लिए वो टेक्स्ट बुक जिससे आपके एग्जाम के सवाल आएंगे वो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक जो है वो आपका उसी से सवाल आने हैं। दूसरा है क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है आपको बताएगा कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। उसके बाद है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने जब तक टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा फिर प्रैक्टिस किया तो जो आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिस सेट में आपको रिकॉल होगा, रिमाइंड होगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, कहीं अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। अभी आप बात करेंगे अलग से इसमें। फॉलो, थर्ड में हमारा है फॉलो द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। ये बहुत ज़रूरी है आपके स्टडी के लिए क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि किस तरह के सवाल आते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को प्लान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो आपको एक इशारा देगा। उस पैटर्न को देख के आपको लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना इम्पोर्टेंस देना है। वैसे तो इम्पोर्टेंस हर एक टॉपिक का है, लेकिन फिर भी जो आपको पैटर्न है क्वेश्चन का वो आपको बताता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो इसको फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि किस पैटर्न से प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछे गए हैं, हमें उसी पैटर्न पे अपनी स्टडी को प्लान करना है, वैसे ही स्टडी करनी है। चौथा है डोंट स्टडी टू मेनी बुक्स ऑफ ए सिंगल सब्जेक्ट। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी किताब एक सब्जेक्ट के पढ़ने से अच्छा है एक किताब बहुत बार पढ़ा जाए। स्टडी ए सिंगल बुक मेनी टाइम्स। आपको मैंने बताया सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, क्योंकि आप जब बहुत सारे बुक्स कभी इसको पढ़ेंगे कभी उसको पढ़ेंगे तो पूरा जंबल हो जाएगा। आप किसी भी बुक को सही तरीके से ख़त्म नहीं कर पाएंगे, किसी भी बुक का जो है वो टॉपिक वाइज स्टडी आप नहीं कर पाएंगे, उसमें आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी स्टडी भी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो टेक्स्ट बुक, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक मैं तभी बोला था कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने सवाल यही पूछते हैं कि कौन सा बुक, तो बुक में मैंने बताया एनसीईआरटी या कोई उसी के का रेफरेंस बुक, यदि आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम होती है तो डोंट स्टडी टू मेनी बुक्स ऑफ ए सिंगल सब्जेक्ट, इंस्टीड गो फॉर ए सिंगल बुक मेनी टाइम्स। फिफ्थ नंबर पे है टारगेट ओरिएंटेड स्टडी ऑफ सब्जेक्ट विथ प्रायोरिटी। विथ प्रायोरिटी शब्द मैंने जोड़ा है यहाँ पे। टारगेट ओरिएंटेड क्या स्टडी है, जैसे आपने आज प्लानिंग बनाई कि हमने कल तक ये टॉपिक ख़त्म कर देना है, या हमने 20 पेज इस बुक के ख़त्म करने हैं। मतलब कोई भी टारगेट बनाना है और उसको अचीव करना है। ये नहीं कि टारगेट तो बना लिया, रूटीन बना लिया, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपने टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी है, तभी आपका एक दिए गए समय में आपके प्लानिंग के अनुसार जो है वो बुक खत्म हो पाएगी, उसके सारे टॉपिक को आप कवर कर पाएंगे। और प्रायोरिटी शब्द किस लिए मैंने जोड़ा, प्रायोरिटी इसीलिए कि आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर से पैटर्न आपने फॉलो किया है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप जो है अच्छा नहीं कर रहे हो, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको पूरी तरह से अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट कम है। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कम है उसमें और इंटरेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, उसको और अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है, उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। छठा है गो फॉर प्रैक्टिस सेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेक्स्ट। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। आप जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं बनाओगे तब तक कितना आपने सब्जेक्ट मैटर को ग्रास्प किया है, क्या दोबारा लौट के उस टॉपिक पे जाना है, कौन सा सवाल है जो आपसे छूट जा रहा है, कौन सा सवाल में आप कंफ्यूज्ड हो जा रहे हो,
तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट की बहुत ज़रूरत है। और प्रैक्टिस से आपको एग्ज़ाम का रिहर्सल है, आपको वो याद दिलाएगा कि एक दिए गए समय में हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने नेगेटिव कर पा रहे हैं, कितना पॉजिटिव कर पा रहे हैं। ये है 7 नंबर पे है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट वाइल सॉल्विंग प्रैक्टिस है। अब आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आता बहुत कुछ है लेकिन सवाल छूट जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में इसलिए सवाल छूट जाते हैं क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। आपको जो स्टॉप वॉच है उसका इस्तेमाल करें और टाइम दिए गए समय के अंदर कोशिश करें कि हम उसको सॉल्व कर लें सारे सवाल को। तो ये टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस से ये बहुत ज़रूरी है। 8वें नंबर पे है पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन। ये ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब तक लोगों के बीच में जाके डिस्कशन नहीं करेंगे तो उसमें आपका अपने आप को पता नहीं चलेगा कि हम बाकियों से हमारी स्टडी कैसी है। अब एक होता है आत्ममुग्ध होना, एक शब्द है आत्ममुग्ध होना, मतलब कि एक दिन पढ़ लिया 2 टॉपिक, आज तो मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, हम तो अब उखाड़ ही देंगे एग्जाम को। तो ये आत्ममूर्खता है, उससे बचना है, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। आपने जो सिमिलर जो एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उनके साथ ग्रुप बनानी है, अच्छे स्टूडेंट्स के। ऐसे नहीं कि ग्रुप डिस्कशन में गए और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कहानियाँ कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो वो फिर फुटाइल है, वो किसी काम का नहीं है, बेकार है वो ग्रुप डिस्कशन। आपने सिंसियर स्टूडेंट्स जिनको कि आप ही की तरह जिनमें आग है, मतलब आप ही की तरह जिनमें एनर्जी है, जो कुछ करना चाहते हैं, वैसे लोगों का ग्रुप बनाना है और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। फॉलो द कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी। ये तो आई थिंक मैंने लिखा है 9th नंबर पे, लेकिन सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 दिन पढ़ते हैं उसके बाद बस सोते रहते हैं। एक दिन पढ़ लिया 2 बजे रात तक और दिन भर सो गए कि भाई सिर दर्द कर रहा है। ऐसा काम नहीं करना है। आपने अपने हिसाब से, आपको अर्ली मॉर्निंग में जाग के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेट नाइट तक पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस तरह से प्लानिंग करनी है और डेली का रूटीन बनाना है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि 21 दिनों तक जब किसी काम को आप करते हैं वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि 4 दिन जो है बिल्कुल ऐसा पढ़ना कि अब 4 दिन के बाद कोई दिन ही नहीं है और 5वें दिन के बाद गायब, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक टाइम टेबल बनाएं, रूटीन बनाएं, उसको फॉलो करें। या मेरा तो मानना है कि सारा सारा टाइम जो है पढ़ने का है, बीच बीच में आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। और टारगेट ओरिएंटेड, मतलब कि जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, आपने टारगेट कुछ भी फिक्स किया हो, चाहे वो चैप्टर हो, चाहे वो पेजेस हो, एक फिक्स्ड पेज मुझे पढ़ना है, तभी खाना खाना है, तभी पानी पीना है, तभी ब्रश करना है, इस टाइप का जो टारगेट है वो सेट करना है। जिसमें मैंने पिछले बार भी बोला था कि जिद का पॉजिटिव इस्तेमाल, आपने अपने आप को इस कदर जिद पे रखना है कि हमने इतना करना है तभी, और टाइम फ्रेम में कवर करना है। उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट, ये 10th नंबर का है। ये सारा काम करने के बाद मैंने बोला है कि रात में सोने से पहले 5 मिनट का टाइम देना है। उसमें अपने आप को इवेल्युएट करना है, असेस करना है कि हाँ, आज मैंने जो टारगेट बनाया था वो कितना पूरा हुआ, हमने कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ किया है, उसको कैसे सुधारना है, क्या हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन को अपने प्लानिंग के अनुसार जा रहे हैं या हम वैसा नहीं कर रहे हैं, क्या आज हमने स्टडी में कंटिन्यूटी रखी या नहीं रखी, कौन सा सब्जेक्ट हमारा है जिस पे प्रैक्टिस सेट में हमने बनाया तो दिक्कत आई। तो इस तरह से सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ असेसमेंट रात में सोने से पहले 5 मिनट का टाइम देना जरूरी है। और उसी 5 मिनट में अगले दिन के लिए हमारी प्लानिंग बनानी है, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा प्रैक्टिस सेट और कितना सिलेबस हमने कवर किया, ये 5 मिनट का टाइम देना है। फिर अर्ली मॉर्निंग जाग करके फिर जो प्लानिंग को लागू करना है, एग्जीक्यूट करना है। और अगले दिन फिर से शाम में, रात में सोने से पहले सेल्फ असेसमेंट करना है कि हम कितना करीब जा रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के। ये सेल्फ असेसमेंट जो है बहुत ही ज़रूरी है। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। तो
ये स्ट्रेटजी आप सही तरीके से किसी एग्जाम के लिए फॉलो करते हैं तो निश्चित जानिए आप सफलता के करीब जा रहे हैं।